गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस, जिसमें अपना लेसन चल रहा था हमारा जो जीव जनन कैसे करते हैं, 8वां लेसन। और अपन ने लास्ट में मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में चर्चा की थी। लास्ट में अपन ने लिखा था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में नर जननांग और मादा जननांग के बारे में चर्चा की थी। आज अपन उनको डीपली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपन नर जनन तंत्र। पहला है हमारा नर जनन तंत्र। ठीक है, नर जनन तंत्र देखिए क्या होता है। तो जनन कोशिका जो उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, नर जनन कोशिका जो होती है इस शुक्राणु बनाने वाले अंग, और उनको निषेचन का स्थान, उनका जो निषेचन का स्थान है फेलोपियन नलिका, मादा के जो गर्भाशय के अंदर फेलोपियन नलिका होती है, वहां तक जो पहुंचाने का सहायक अंग होते हैं, जो सहायता करते हैं, वो सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं? हमारा नर जनन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, जनन कोशिका उत्पादित करने वाले, देखिए, नर जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिका को निषेचन का जो स्थान होता है, जनन कोशिका को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले सहायक अंगों को, निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले सहायक अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ये नर जनन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नर जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। हमने पढ़ा है नर जननांग कौन कौन से होते हैं, तो उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक जननांग और दूसरा है सहायक नर जननांग। नर जननांगों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राथमिक, या जो मुख्य होता है प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग के अंदर वृषण आता है। ठीक है, वृषण आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा द्वितीयक, या जिसे अपन कहते हैं सहायक जननांग। इसमें कौन कौन आते हैं? वृषण के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, वो वृषण कोश कहते हैं। वृषण कोश से कुछ नलिकाएं निकलती है। एक एक वृषण कोश से, वृषण टोटल 2 होते हैं। ठीक है, इन वृषण से एक एक नलिकाएं निकलती है जिसे शुक्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, शुक्र वाहिनी इन शुक्राणुओं को ले जाती है शुक्राशय के अंदर। तो शुक्राशय एक अंग है। ठीक है, शुक्राशय के आसपास होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो एक तरल पदार्थ छोड़ती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो तरल पदार्थ स्रावित करती है, सफेद दूध यहाँ। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? शुक्राणु आसानी से तैर कर गति करते हैं। ठीक है, और आखिरी होता है हमारा शीर्षण।
ये सेशन क्या करता है, इन शुक्राणुओं को मादा की योनि में गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अब इनके बारे में अपन एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक ही धीरे धीरे। ठीक है, तो देखिए नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण के अंदर होता है। तो वृषण का क्या कार्य है, शुक्राणुओं का निर्माण करना, नर जनन कोशिका का निर्माण करना। तो नर जनन कोशिका का निर्माण, नर जनन कोशिका या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। ठीक है, वृषण के अंदर होता है। ठीक है, इसका निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, फिर देखिए वृषण क्या करते हैं, उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, उदर गुहा यानी इनकी जो पेट की गुहा होती है, नर की, हमारे मनुष्य में पुरुष की जो पेट गुहा होती है, बच्चे की पेट गुहा होती है, उससे बाहर वृषण स्थित होते हैं। बाहर वृषण बाहर की तरफ होते हैं, शरीर के अंदर नहीं होते। कहने का मतलब क्यों नहीं होते, क्योंकि शुक्राणुओं को जो तापमान चाहिए वो शरीर के तापमान से कुछ कम चाहिए। तो बाहर का तापमान शरीर के तापमान से थोड़ा कम होता है। ठीक, इसीलिए वृषण क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। क्यों स्थित होते हैं बाहर, क्योंकि शरीर, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यकता, शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक तापमान शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है और वो शरीर के तापमान से कम चाहिए होता है। इसीलिए शरीर से बाहर, उदर गुहा से बाहर वृषण उपस्थित होते हैं। ठीक है, देखिए वृषण कोश क्या करता है, वृषण कोश वृषण की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। वृषण कोश वृषण की बाह्य आघातों तथा तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। आगे देखिए, फिर देखिए वृषण से हार्मोन निकलता है। ठीक है, जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शुक्राणु का उत्पादन भी करता है, शुक्राणु उत्पादन करता है। वह नर के यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण का कार्य करता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है वो क्या करता है, शुक्राणु का उत्पादन भी करवाने में मदद करता है, उत्पादन भी करता है। साथ में जो नर के अंदर यौवनावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं, जो अपन ने पढ़ा था, यौवनावस्था, किशोरावस्था में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, दाढ़ी मूछ का आना, ठीक है, नर के अंदर कांख जांघों के बीच क्या बाल आना, ठीक है, आवाज मोटी भारी होना, ये सब लक्षणों का नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन एक नर लैंगिक
हार्मोन होता है। नर लैंगिक हार्मोन होता है, ठीक है, नर के अंदर ही आता है जो क्या करता है, शुक्राणु का उत्पादन व अन्य क्या करता है, शुक्राणु का उत्पादन करता है व अन्य व नर में यौवना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है, के लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, नियंत्रण का कार्य करता है। फिर देखिए, शुक्रवाहिनी क्या करती है, वृषण से शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। तो शुक्रवाहिनी क्या करती है, वृषण को, शुक्र वाहिनी शुक्राणु को वृषण से शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है, शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती है, जहां पर क्या होता है, शुक्राणु इकट्ठा रहते हैं, ठीक है। देखिए, शुक्रवाहिनी क्या करती है, मूत्राशय से आने वाली जो नली से जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती है। शुक्रवाहिनी मूत्राशय से आने वाली यानी मूत्राशय से निकलने वाली जो मूत्रवाहिनी होती है उससे जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, संयुक्त नली का निर्माण करती है। अर्थात क्या होता है, यानी मूत्र से को लाने वाली नलिका और शुक्राणु को ले जाने वाली नलिका दोनों मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करते हैं। अर्थात मूत्र और शुक्र दोनों के प्रवाह का मार्ग उभयनिष्ठ या एक ही होता है, दोनों एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यानी शुक्राणु भी उधर से उसी मार्ग से निकलते हैं जिस मार्ग से मूत्र निकलता है, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीनशॉट लें पहले आप। अब शुक्रवाहिनी क्या करती है, शुक्रवाहिनी शुक्राशय से आने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक संयुक्त नलिका बनाती है। शुक्रवाहिनी मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती। शुक्रवाहिनी मूत्राशय से जुड़कर क्या करती है, संयुक्त नली बनाती है। अर्थात शुक्राणु व मूत्र के प्रवाह का मार्ग उभयनिष्ठ या एक ही होता है। अर्थात शुक्राणु व मूत्र के प्रवाह का मार्ग उभयनिष्ठ या एक ही होता है, एक ही होता है, दोनों का एक ही होता है, ठीक है। फिर देखिए, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, अपने एक सहायक अंग में पढ़ा है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शुक्राशय अपने स्राव को क्या करते हैं, शुक्रवाहिनी में डालते हैं। शुक्राशय अपने स्राव को शुक्रवाहिनी में और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव को कहाँ डालती है, शुक्रवाहिनी में डालती है, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल पदार्थ और शुक्राशय से निकलने वाला तरल पदार्थ ये सब शुक्रवाहिनी में डाल देते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से हो जाता है, क्योंकि शुक्राणु फिर उसमें तैर कर
आसानी से गति करते हैं और अपने स्थान तक पहुंच जाते हैं। तथा स्राव शुक्राणुओं को क्या करते हैं, पोषण भी देता है। शुक्राणुओं के जो पोषण होता है वो भी इन स्राव से मिलता है। ठीक है, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपना स्राव, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपना स्राव शुक्र वाहिनी में डालते हैं, क्योंकि जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं, एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। ठीक है, जिससे शुक्राणु का क्या होता है, स्थानांतरण सरलता से होता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से होता है, जिससे शुक्राणु का स्थानांतरण सरलता से होता है। तथा यह स्राव शुक्राणु को क्या करता है, शुक्राणु को पोषण भी देता है। ये स्राव क्या करता है, शुक्राणु को पोषण भी देता है। ठीक है, शुक्राणु क्या है, वो एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। शुक्राणुओं में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, अर्थात इनमें गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों के ऊपर डीएनए पाए जाते हैं, जैसे आनुवांशिक संसाधन कहा जाता है। और डीएनए पर जीन होता है जो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है। ठीक है, तो शुक्राणु में क्या होता है, शुक्राणु में आनुवांशिक पदार्थ होता है। शुक्राणु में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, फिर देखिए शुक्राणु की क्या होती है, एक लंबी पूंछ होती है। शुक्राणु की एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका और उसमें और तैरने में सहायता करती है। मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता प्रदान करती है। पूंछ होती है जो उनको मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता प्रदान करती है। शुक्राणु की एक पूंछ होती है जो इन्हें मादा जनन कोशिका की ओर या तरफ तैरने में सहायता, तैरने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। यानी सरलता से वो तैर कर वहां मादा जनन कोशिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये थी शुक्र वाहिनी। ठीक है, जो मुद्रा ये थे हमारे नर जनना। ठीक है, ठीक है, नर जनना। उसके बाद देखिए आते हैं हमारे मादा जननांग और उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। मादा जननांग, मादा जननांग में देखिए दूसरा बी मादा जननांग, मादा जनन तंत्र अपन पढ़ते हैं। देखिए मादा जनन तंत्र में क्या होता है, तो देखिए मादा जनन अंगों को भी अपन दो भागों में बांटते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक और सहायक। तो मादा जनन अंगों को दो भागों
में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला तो है हमारा प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जननांग में देखिए होता है हमारा अंडाशय, जहां जैसे वहां वृषण था वैसे यहाँ अंडाशय। बस वृषण उनके उदर गुहा शरीर से बाहर होता है, मादा में जो अंडाशय होता है वो शरीर के अंदर होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा द्वितीयक या सहायक अंग। इसमें क्या होता है, अंडाशय से निकलने वाली जो होती है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी इन अंडाशय के अंदर अंडाणु बनते हैं, उनको ले जाकर कहाँ छोड़ती हैं? कहाँ ले जाती है? गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय के अंदर होती है योनि। ठीक है, गर्भाशय से पहले क्या होता है? ग्रीवा, और ग्रीवा के साथ लास्ट में होता है योनि। ठीक है, ये मादा के जो जनन अंग होते हैं, ठीक है, जिनकी अपन चर्चा करेंगे। तो आगे देखिए, तो मादा के जनन अंग ये होते हैं। मादा जननांग होता कैसा है, ये भी अपन अगर चर्चा करें तो देखिए इस प्रकार से 2 अंडाशय होते हैं, ये इस प्रकार से। अब इनमें क्या होता है, दो अंडाशय होते हैं। ठीक है, अब कैसे होता है इसमें? इस प्रकार से इस तरीके से ये होती है इनकी ये तो होते हैं अंडाशय। ठीक है, इस अंडाशय से जुड़ी हुई ये जो नलिका है वो होती है इनकी इस प्रकार से, वो होती है फैलोपियन नलिका। फिर ये होती है इनकी योनि, और ये होता है इनका गर्भाशय। ठीक है, ये इस प्रकार का होता है हमारा क्या, मादा जनन तंत्र। आगे अब मादा जननांग के बारे में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बस 4-5 लाइनें हैं जो अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, देखिए चर्चा करते हैं अपन मादा जनन तंत्र में। देखिए, मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। मादा जनन कोशिका या अंडाशय का निर्माण कहाँ होता है? मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। किसमें होता है? अंडाशय में अंदर होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, जब लड़की जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व शुक्राणु होते हैं। जब लड़की जन्म लेती है, बच्ची जन्म लेती है, ठीक है, तभी उसके अंडाशय में हजारों अपरिपक्व
अंडाणु होते हैं। ठीक है, अर्थात अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूणावस्था में होता है। जब बच्ची माँ के पेट में होती है तभी उसमें हजारों क्या हो जाते हैं? हजारों अंडाणु बन जाते हैं। ठीक है, अंडाणु बन जाते हैं, बस वो अपरिपक्व होते हैं। फिर वो मंथली महीने के महीने क्या होते हैं? छोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? महीने के महीने वो छोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा छोड़े जाते हैं। ठीक है, एक एक तो देखिए, लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। हजारों अंडाणु होते हैं और वो क्या होते हैं? अपरिपक्व होते हैं। ठीक है, अंडाणु या अंड कोशिका होती है वो अपरिपक्व होती है। ठीक है, ठीक है, दोनों अंडाणुओं में से किसी एक में से दो में से एक अंडाशय से प्रत्येक माह क्या होता है? एक अंडाणु निकलता है। एक अंडाणु परिपक्व होता है और वो छोड़ा जाता है। दोनों अंडाशय में से एक अंडाशय द्वारा अंडाणु परिपक्व होता है। क्या होता है? परिपक्व होता है। दोनों में से एक अंडाणु हमेशा हर महीने क्या होता है? परिपक्व होता है। या तो दायां अंडाशय या बायां अंडाशय, दोनों में से हर महीने एक क्या होता है? हर माह एक अंडाणु परिपक्व होता है। ठीक है, फिर देखिए, इन्हें अंडाशय से क्या होता है? अंडाशय द्वारा क्या होता है? अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं, जिन्हें जो मादा लैंगिक हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन लड़की की यौवना अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, महीन अंडवाहिका यानी बारीक अंडवाहिका या जो फेलोपियन नलिका होती है, ट्यूब द्वारा अंड कोशिका कहाँ आती है? गर्भाशय तक ले जाई जाती है। महीन अंड वाहिनी द्वारा महीन अंडवाहिनी या जिसे अपन कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका कहाँ ले जाई जाती है? अंड कोशिका ले जाई जाती है हमारे अंड कोशिका गर्भाशय तक
ले जाती है। ठीक है। महीन अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब द्वारा अंड कोशिका को गर्भाशय तक ले जाती है। अंड कोशिका को कहाँ ले जाती है? गर्भाशय में ले जाती है। यहाँ गर्भाशय के अंदर निषेचन होता है। निषेचन वास्तविक रूप से होता तो कहाँ है? ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? मानव में फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या होता है? निषेचन क्रिया होती है। मानव में फैलोपियन ट्यूब या नलिका में अंडाणु व शुक्राणु का संलयन यानी निषेचन होता है। निषेचन होता है। ठीक है, ये नोट बना के आप लोग लिखना इस चीज को। निषेचन होता है। ठीक है, फिर देखिए दोनों अंडवाहिनी क्या होती है? संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? अपन गर्भाशय कहते हैं। दोनों अंडवाहिनी, ठीक है, एक इधर से जो अंडवाहिनी आ रही है, एक इधर से आ रही है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक लचीली थैली जैसी संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपन गर्भाशय कहते हैं। उसे गर्भाशय कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अंडाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। अंडाशय क्या होता है? गर्भाशय होता है, अंडाशय नहीं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ठीक है, फिर योनि क्या करती है? योनि शुक्राणु द्वारा लाए गए योनि क्या करती है? मैथुन क्रिया के समय मैथुन क्रिया के समय शीशन द्वारा लाए गए शुक्राणु को ग्रहण करती है। ये योनि का कार्य होता है और ये मादा जननांग होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। ठीक है, आज और अगली क्लास में अपन इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आगे जो मैथुन क्रिया, अब ये तो जननांग के बारे में पढ़ गया, अब अपन मुख्य लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उनका मैथुन क्रिया के बाद क्या क्रियाएं होती हैं। ठीक है, क्या परिवर्तन आते हैं, कैसे वो विकसित होता है, कैसे वो 9 महीने के बाद जो अंडाणु और शुक्राणु आपस में निषेचन करके युग्मनज बनाते हैं और वो युग्मनज कैसे 9 महीने बाद एक बच्चे के रूप में जन्म लेता है, कैसे विकास होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।